जब जो गंडांत नक्षत्र होते हैं उनमें किसी जातक का जन्म होता है तो उसमें अधिकांश स्थिति तब भयावह हो जाती है जब चंद्रमा पर, गंडांत नक्षत्र के चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या युति नहीं होती है तो उसमें जातक के लिए 12 ज्यादा भयंकर बनता है। इसके अलावा एक ज्वालामुखी योग कहलाता है। इस ज्वालामुखी योग का फल ज्योतिषकारों ने बड़ा ही भयानक बताया है। इसमें बताया है कि जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो ऊजड़ होए। वानी उन नक्षत्रों में किसी का जन्म होता है तो सामान्यतः वह जीवित नहीं रह पाता है, और यदि उस नक्षत्र में वह कहीं निवास करता है तो वहां से उसे उजड़ना होता है। वह कोई मकान बनाता है तो वह उसे छोड़ना होता है। वह कोई ग्राम का निर्माण करता है तो वहां से उसे पलायन करना होता है। उस समय विशेष में यदि कोई महिला अपना श्रृंगार करती है तो उसके लिए पति के खो जाने का भय पैदा हो जाता है। तो इसमें प्रतिपदा तिथि में जब मूल नक्षत्र पड़ता है तो यह एक ज्वालामुखी होता है। पंचमी तिथि में जब भरणी का योग होता है तो यह भी ज्वालामुखी योग होता है। अष्टमी तिथि में कृतिका, नवमी तिथि में रोहिणी और 10वीं तिथि में आश्लेषा नक्षत्र का जितनी देर भोग होता है यह ज्वालामुखी योग कहलाता है। सामान्यतः इसमें जन्म लेने वाले जातक यदि उनका लग्नेश और चंद्रमा थोड़ा भी कमजोर हुआ तो वह सामान्यतः अल्पकालिक जीवन ही पाते हैं, लंबा जीवन उन्हें नहीं मिल पाता है। इसके अलावा चंद्रमा के कुछ मृत्यु भाग होते हैं कि उन डिग्रियों के 1 डिग्री आसपास तक यदि चंद्रमा होता है 1 डिग्री के अंदर में तो वह भी एक अच्छी स्थिति नहीं होती। ऐसे ही लगन के भी कुछ अंश होते हैं तो इनको आप ग्रंथों में भी देख सकते हैं, और मैं बता देता हूं कि मेष राशि में जब चंद्रमा हो और वो 26 अंश के आसपास हो, 26 अंश के आधा अंश आगे हो आधा अंश पीछे हो, तो यह मृत्यु भाग होता है। वृष राशि में वह 12 डिग्री पर है, मिथुन राशि में 13 अंश पर है, कर्क राशि में 25 अंश पर है, सिंह राशि में 24 अंश हैं, कन्या राशि में 11 अंश हैं, तुला राशि में 26 अंश हैं, वृश्चिक में 14 अंश हैं, धनु में 13 अंश हैं, मकर में 25 अंश हैं, कुंभ में 5 अंश और मीन में 12 अंश। तो इन अंशों पर या इन अंशों के इर्द गिर्द में जब भी चंद्रमा की स्थिति होती है तो यह मृत्यु भाग कहलाता है। यह जातक के जीवन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और इन पर से जब भी कोई पापी ग्रह विशेषकर शनि, राहु या मंगल गोचर करते हैं वह समय भी उस जातक के लिए अच्छा नहीं होता जिसका चंद्रमा इन अंशों में स्थित होता है। इसी तरह अन्य ग्रहों के भी मृत्यु भाग दिए हैं, लेकिन यहां हम प्रमुख चंद्रमा और लगन के ही भाग बता रहे हैं। लगन के जो अंश हैं जो मृत्यु भाग में आते हैं वो मेष राशि में लगन होती है तो 8 अंश पर मृत्यु भाग है, वृष लगन में 9 अंश पर मृत्यु भाग है, मिथुन लगन में 22 अंश पर है, कर्क लगन में 22 अंश पर है, सिंह लगन में 25 अंश पर है, कन्या लगन में 14 अंश पर है, तुला लगन में 4 अंश पर, वृश्चिक लगन में 23 अंश पर, धनु लगन में 18 अंश पर, मकर लगन में 20 अंश पर, कुंभ लगन में 21 अंश पर और मीन लगन में 10 अंश पर लगन के मृत्यु भाग माने गए हैं। यह भी जातक के आयु की हानि के लिए प्रभावशाली होते हैं, और इनमें यदि किसी जातक का जन्म होता है तो वहां से तब किसी को पापी ग्रह का गोचर होगा तो अभी उस जातक के लिए वो कष्टकारी होता है। अब लग्नेश या चंद्रमा की राशि का स्वामी यदि निर्बल होकर 6, 8, 12 में बैठता है तो इस पर ध्यान दीजिए। यदि लग्न का स्वामी या चंद्रमा की राशि का स्वामी निर्बल होकर अर्थात नीच का हो
पाप ग्रहों से दृष्ट हो या शत्रु राशि में हो, और 6वें, 8वें, 12वें भाव में यदि वो बैठता है तो वहां बैठने में जहां उसकी जो राशि आ रही है तो उस वर्ष में विशेषकर उसको अरिष्ट हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मिथुन राशि है, लग्न में मिथुन राशि है और चंद्रमा मेष राशि का होकर 11वें भाव में है, तो चंद्रमा की राशि का स्वामी यदि 6वें भाव में शुक्र की राशि में, 12वें भाव में शुक्र की राशि में, 6वें भाव में अपनी राशि में और 8वें भाव में बैठेगा तो वो उच्च का होकर बैठेगा, लेकिन वो शत्रु राशि है। तो 6वें भाव को छोड़कर 8वें, 12वें में यहां मंगल का बैठना शुभ नहीं माना गया है। तो वहां मकर राशि पड़ती है तो 10वें वर्ष में 6वें भाव में यदि वो बैठता है तो वृश्चिक राशि पड़ती है तो 8वें वर्ष में, और 12वें भाव में वृष राशि पड़ती है तो दूसरे वर्ष में उस जातक के लिए अरिष्ट हो सकता है। उस वर्ष में उसके लिए विशेष शांति विधान कराने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार चंद्रमा के दृष्टिकांड या लगन के दृष्टिकांड के जो स्वामी हैं या उनके दोनों के नवांश के जो स्वामी हैं, यदि वो 6, 8, 12 में इस तरह बैठते हैं, शुभ ग्रहों से युक्त होकर नहीं बैठते हैं, दृष्टि में नहीं है, पाप ग्रहों से प्रभावित हैं, तो वह दिन, उस राशि से संबंधित दिन या उस राशि से संबंधित मास उस जातक के लिए अरिष्टकर हो सकता है। अब पीछे की कक्षा में आपको आयु का भाग निकालना बताया था, उसमें हम विचार करते हैं कि यदि अल्पायु योग बन रहा है या मध्यायु योग बन रहा है या दीर्घायु योग बन रहा है, तो शनि यदि अल्पायु योग बन रहा है तो शनि का जब प्रथम चक्र होगा, यानी जहां शनि बैठा है उस राशि से और उस राशि में जब पुनः वो लौटता है तो ये पहला चक्र है 30 वर्ष का उसका, तो उस पहले चक्र में, और यदि वो मध्य आयु है तो द्वितीय चक्र में, और यदि वो दीर्घ आयु है तो तृतीय चक्र में, जब शनि का गोचर ऐसी स्थिति से गुजरता है कि जहां कोई पापी ग्रह हो या मृत्यु भाग की स्थिति हो, किसी भी ग्रह की, लग्न की या चंद्रमा की, या लग्न चंद्रमा के नवांशेष और दृष्टिकांड के स्वामी जहां बैठे हों, उनसे जब शनि का गोचर होता है तो वह उसके लिए घातक हो सकता है। इसी प्रकार इसमें एक क्रम और देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति चारों के अंशों को, राशियों को हम जोड़ते हैं, जो हमें एक नवीन राशि मिलती है, उसके कुछ अंश विशेष मिलते हैं, तो उन पर भी शनि का गोचर मृत्यु कारक होता है। यदि वह अल्पायु अंश है, अल्पायु योग है तो पहले चक्र में ही मृत्यु कारक होगा, यदि मध्यायु है तो द्वितीय चक्र में, और यदि दीर्घायु है तो तीसरे चक्र में उस अंश विशेष पर से शनि का गोचर हो या उस अंश विशेष पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़े तो वह जातक के लिए मृत्यु कारक हो सकता है। इसको एक बार फिर ध्यान से सुन लेंगे। चंद्रमा के ग्रह स्पष्ट, सूर्य के ग्रह स्पष्ट, बृहस्पति के ग्रह स्पष्ट और शनि के ग्रह स्पष्टों को जोड़ते हैं, राशि अंश कला विकला निकालते हैं। राशि यदि 12 से ज्यादा है तो 12 निकाल देते हैं और फिर हम राशि का विचार करते हैं। तो उस अंश विशेष पर जब भी शनि का गोचर होगा तो वह अनिष्टकारी होता है। यदि प्रथम चक्र में है तो अल्पायु वाले लोगों के लिए मृत्यु कारक होता है, यदि द्वितीय चक्र में है तो मध्यायु वाले लोगों के लिए मृत्यु कारक होता है, और यदि दीर्घायु में है तो तृतीय चक्र में उस व्यक्ति के लिए वह अरिष्ट कारक हो सकता है। इस स्थिति में चंद्रमा यदि केंद्र में हो, कोण त्रिकोण में हो या लाभ स्थान में हो और शुक्ल पक्ष का हो, और इसके साथ ही
वह अपने नवांश में हो या सिंह नवांश में हो या मीन या धनु के नवांश में हो या वह वर्गोत्तम हो, तो अनेकों अरिष्टों को चंद्रमा ही भंग कर देता है। इसमें एक विशेष विषय और रह जाता है कि यदि दिन में जन्म हो, इनको दिन मृत्यु बोलते हैं, दिना मृत्यु, दिन में जन्म हो, धनिष्ठा और हस्त नक्षत्र का प्रथम चरण हो या आश्लेषा और उत्तर भाद्रा नक्षत्र का द्वितीय चरण हो या मूल और भरणी का चौथा चरण हो, तो यह भी जातक के लिए अरिष्ट कारक होता है। दूसरा है कि दिन में जन्म हो, आश्लेषा और उत्तर भाद्रा का प्रथम चरण हो, मूल या भरणी का दूसरा चरण हो, श्रवण या उत्तरा फाल्गुनी का तीसरा चरण हो, स्वाति और मृगशिरा का चौथा चरण हो, तो यह भी जीवन में घातक होते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, दीर्घकालीन रोग के कारक बन सकते हैं। तो इस तरह दिना मृत्यु और दिना रोग, ये दो भाग दिए और इनका विचार भी हम अरिष्टकर अंशों में, अरिष्टकर वर्षों के लिए करते हैं। कुछ स्थिति पिता के लिए घातक होती हैं। पुष्य नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और चित्रा नक्षत्र में, तीन नक्षत्र मेन हैं। पुष्य नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और चित्रा, इनके यदि प्रथम चरण में जातक का जन्म होता है और उस पर पापक ग्रहों का प्रभाव भी हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो वह पिता की आयु के लिए घातक होता है। यदि द्वितीय चरण में जन्म है और इस तरह पाप प्रभावित है, शुभ योग नहीं है वहां पर, तो माता के लिए। तृतीय चरण में वह जातक के स्वयं के लिए घातक होता है और यदि चौथे चरण में जन्म है, पुष्य, पूर्वाषाढ़ा और चित्रा नक्षत्र के, और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो वह मामा पक्ष के लिए घातक होता है। इस प्रकार इनका दिवा मृत्यु, दिवा रोग और जो अरिष्टकारक द्वेष कांड नवांश हैं, इनका विचार करते हैं। धन्यवाद।